प्यारे बच्चों, क्लास 12th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एसए 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। सारे विषयों में जो प्रश्न आएंगे एसए 1 का वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ज़्यादा कर लेते हैं। बाकी विषय का भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। अर्थशास्त्र को हम लोग देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसए 1 के लिए। कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो यहाँ पर कहता उत्पत्ति के साधन नहीं है, तो आपका भूमि है, श्रम है और पूंजी है, जबकि नहीं है कौन? मुद्रा। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। दूसरा है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो ये कथन जो है वो फ्रीडमैन का है। किसका कथन है? फ्रीडमैन का। तो यहाँ दूसरा का आपका बी हो जाएगा। तीसरा है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा से नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा से जेबी से है, मार्शल है और पीगू है, ये तीनों है, जबकि जो कैनन है ये कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो यहाँ आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो क्रमवाचक जो है वो हिग्स एवं एलेन ने प्रस्तुत किया। यदि इसके जगह पर गणनावाचक सिद्धांत रहता तब यहाँ आपका मार्शल हो जाता। गणनावाचक मतलब होता है कि हम लोग उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 में माप सकते हैं। क्रमवाचक में क्या है कि हम लोग उपयोगिता को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के रूप में माप सकते हैं। तो गणनावाचक हो गया मार्शल का और क्रमवाचक सिद्धांत हो गया हिग्स और एलेन का। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 5वां नंबर है, समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम। इसको हम लोग गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो यहाँ 5वां का आपका बी हो जाएगा, प्रतिस्थापन का नियम। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो कीमत या बजट रेखा इस तरह का होता है और इसको हम लोग देखते हैं ऊपर से क्या होती है, नीचे की ओर गिर रही है, इसका मतलब ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ढाल का फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स बट्टा पी वाई, जिसमें पी एक्स जो है वो एक्स वस्तु का मूल्य है और पी वाई वाई वस्तु का मूल्य है, और ये दोनों का ढाल का अनुपात है, इसलिए आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांग में संकुचन तब होता है जब, तो मांग में संकुचन आपका कब होगा? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो सबसे पहले मार्शल का यहाँ दिया हुआ है। मार्शल ने कुल व्यय प्रणाली का प्रतिपादन किया था। फ्लक्स ने प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर प्रतिशत और अनुपातिक रीति है, तो आपका फ्लक्स करेक्ट हो जाएगा। यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो इसका है फॉर्मूला ईपी बराबर माइनस, नीचे जो लिखाएगा वो लिखाएगा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है 40 और मांग मात्रा में हो रहा है 60। इसको इससे भागा दे देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से 3 में भागा लगाएंगे तो आपका आ जाएगा -1.5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1.5। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन मतलब होता है जिसमें हम सभी साधन को बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम, और यही यदि परिवर्तनशील अनुपात का नियम है तो इसको हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम का और क्या नाम है? विविध अनुपात का नियम, साधन का प्रतिफल, ये सब नाम से इसको जाना जाता है। ये अल्पकालीन है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पूछ रहा है तो आपका यहाँ हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? जैसे अवस्था को हम लोग इस तरह बांटते हैं,
ये है आपका कुल उत्पादन, ये है आपका औसत उत्पादन और नीचे है आपका सीमांत उत्पादन। एक ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कुल उत्पादन जब अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, यहाँ पर शून्य हो जाता है, अक्ष को काट रहा है मतलब शून्य होता है। ये जो अवस्था है ये प्रथम अवस्था, ये जो है यहाँ बीच वाला लाइन, जो ये लाइन और ये लाइन का बीच में जो है वो दूसरा अवस्था, और इधर जो है वो आपका तीसरा अवस्था है। तो विवेकशील उत्पादक जो है वो द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि इस अवस्था में वह स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का भरपूर प्रयोग करता है, इसलिए वह द्वितीय अवस्था को ही चुनेगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्त लागत, अव्यक्त लागत सभी सम्मिलित किए जाते हैं। आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सही सभी। फिर है निम्नलिखित चित्र का क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं एस, एस मतलब होता है पूर्ति। तो यहाँ पर मूल्य जब बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ रहा है। जैसे मूल्य ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो जा रहा है तो पूर्ति ओएम से बढ़कर ओएम 1 हो जा रहा है। तो इसका मूल्य के कारण यदि पूर्ति बढ़ता है तो इसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर है, पूर्ति की लोच क्या है जब ईएस बराबर शून्य हो। ईएस बराबर शून्य मतलब होता है कि पूर्ति की लोच में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब उसको हम लोग कहेंगे पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। 14 का आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर है, किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। फर्म का स्वतंत्र प्रवेश किस में प्रवेश करता है, तो वो लोग उद्योग में प्रवेश करता है। तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकता है और घाटा होने से बहिर्गमन माने निकल सकता है। तो ये ऐसा स्थिति किस में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। निम्न में से कौन सही संबंध है। तो यहाँ पर तीन देख सकते हैं, तो आपका सही जो फॉर्मूला है वो आपका ए हो जाएगा। सीमांत आगम बराबर होगा औसत आगम, लोच में एक घटा के बट्टा लोच हो जाता है। 17 नंबर है, किसने कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल। मार्शल ने समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो बाजार मूल्य का जो संबंध है वो आपका अति अल्पकालीन मूल्य से है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। तो अस्थाई पूंजी का उपभोग जो होता है उसको हम लोग घिसावट कहते हैं। तो आपका हो जाएगा 19 का बी। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। तो घिसावट व्यय जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित होता है। जीएनपी मतलब हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एमपी मतलब हो गया बाजार कीमत पर। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो यहाँ द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित सेवाएं पूछ रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा आपका विनिर्माण। यहाँ नी लिखा हुआ है जबकि हो जाएगा विनिर्माण। विनिर्माण का क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं हैं। 22 नंबर है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान नहीं, शेयर और बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति राशि नहीं, काले धन से प्राप्त नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये कथन जो है ये आपका मार्शल का ही है कथन है। तो आपका 23 का सी हो जाएगा मार्शल। 24 है, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। तो ये है रैगनर फ्रीज का किया हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। साख गुणक क्या होता है। तो साख गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 नगद कोष अनुपात, या फिर इस तरह भी रहेगा साख गुणक बराबर 1/CRR, इस तरह भी रह सकता है। तो ये आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 26 है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। तो ग्राहकों की जमा स्वीकार करना है, ग्राहकों को ऋण देना है, नोट निर्गमन है, और डी, ए और बी है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों।
निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश का निर्धारक घटक आपका है पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। इसको हम लोग इस तरह भी फॉर्मूला में लिख सकते हैं। MEC बराबर हो जाएगा आपका, इसको ब्याज की दर को हम लोग आर कह सकते हैं और इसको आई मान लीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब आई बराबर फंक्शन ऑफ लिख सकते हैं MEC और आर, ये लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला अगर दिया रह सकता है तो ये भी करेक्ट है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का क्या मान होगा? गुणक को के से डिनोट करता है और गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब इसमें हम लोग रख देंगे MPC की जगह 0.5 बैठा दिए, अब घटा दीजिए। एक में 0.5 घट गया तो क्या बचेगा नीचे 0.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, 5 दूनी 10। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुणक का मान क्या हो जाएगा 2। 29 नंबर है, किन्स के अनुसार किन्स के अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको पुकारते हैं अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। तो यहाँ 29 का बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है MPC बराबर आपका होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y। मतलब यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग परिभाषा भी इसको याद कर सकते हैं कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो 30 का आपका बी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। कॉपी में नोट कर ले, याद करें, आपका SA1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।